हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल हारू जियोमेट्रिक्स। आज हम फर्स्ट पार्ट का जो कॉमन पार्ट्स है उसका सेकंड टॉपिक या सब टॉपिक कह लीजिए वो स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने जो अब तक लेक्चर कवर किए हैं वो अब रिमोट सेंसिंग का जो टॉपिक था वो पूरा कवर किया है। तो अभी आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया जो है GNSS, जिसका मतलब होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। जैसे मैंने रिमोट सेंसिंग जब प्लेटफॉर्म और सेंसर की वीडियो में मैंने थर्ड यूनिट के अंदर पढ़ाया था कि GNSS जो होता है वो एक सैटेलाइट सिस्टम है, और डिफरेंट कंट्रीज़ के जो हैं वो डिफरेंट सैटेलाइट सिस्टम होते हैं, नेविगेशनल सिस्टम। तो मैंने बताया था कि इंडिया का अलग है, सबसे पहले जो है अमेरिका का है, जो US आर्मी ने बनाया था, जिसे हम हर कोई जानता होगा GPS है। तो वो एक GNSS का टाइप है, क्योंकि वो एक सैटेलाइट सिस्टम है, नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है। फिर दूसरा, जैसे मान लीजिए आप रशिया का मान लीजिए ग्लोनास है, यूरोप का गैलीलियो है। ये एक टेबल बताई थी मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो GNSS के बारे में उसका क्या प्रोसेस होता है, और GNSS मीन्स उससे रिलेटेड अगर आप देखोगे गेट एग्ज़ाम में, गेट 23 में तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे GNSS से रिलेटेड। तो उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, कैसे इसको सर्वे किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। और अगर आप गेट जियोमेट्रिक्स का सिलेबस देखोगे उसके अंदर GNSS के अंदर जो भी सब टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपको कवर किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें भी 3 यूनिट पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू GNSS कि GNSS होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसका बेसिक प्रिंसिपल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बारे में सेकंड यूनिट में हम उसके अंदर पढ़ेंगे GNSS और उसके कंपोनेंट्स के बारे में, और जैसे कि एरर्स भी होते हैं इसके अंदर, तो उसकी रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बनते हैं, और वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। एरर्स हैं तो उसको कैसे नेगलेक्ट करते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं नेगलेक्ट, कौन से नहीं हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। थर्ड यूनिट जो है वो हमारे पास GPS सर्वे एंड एप्लीकेशन। तो हम कैसे GPS का सर्वे, मतलब GPS को कैसे यूज करते हैं। अब GPS जैसे DGPS होता है, RTK होता है, रियल टाइम काइनेमेटिक, कौन सा बेटर है, स्टैटिक होता है, कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं है, ये सब क्वेश्चन हमारे पास गेट एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप गेट 23 या 22 का जो प्रीवियस पेपर देखोगे तो उसमें ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इन 3 यूनिट के अंदर कवर करेंगे। तो GNSS का जो भी टॉपिक होगा वो सारे का सारा आपको कवर कर दिया जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहली यूनिट, जिसके अंदर है इंट्रोडक्शन टू GNSS। GNSS की फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया, हो सकता है पूछ ली जाए, ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। अभी देखा था हमने, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS की फुल फॉर्म है। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या देखेंगे हम, इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर बेसिक क्या क्या मतलब कंपोनेंट्स भी देख लेंगे, बेसिक्स क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हिस्ट्री देख लेंगे, इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। बाकी जो मैंने आपको बताया कि GNSS के जो एग्जाम्पल हैं, क्योंकि डिफरेंट कंट्री जो फुल्ली कवरेज करती हैं, ग्लोबली कवरेज करती हैं, जैसे GPS हो गया, ग्लोनास जो डेवलप्ड हैं, गैलीलियो अंडर डेवलपमेंट है, तो वो सारी चीज़ें भी जो इम्पोर्टेंट है। इंडिया का IRNSS है, तो चाइना का पूछ लिया था बीडो। बट हम मोस्टली जो पढ़ेंगे इसके ये 3 टाइप पढ़ेंगे, GPS, ग्लोनास और गैलीलियो के बारे में। फिर उसके बाद इन तीनों का क्या कंपैरिजन करेंगे कि क्या कौन सा बेटर है, क्यों बेटर है। उसके बाद DGPS आपने सुना होगा बार बार, DGPS के बारे में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो DGPS के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ एरर। सोर्सेज ऑफ एरर के बारे में देखेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ जो परफेक्ट नहीं हो सकती। अब ये सैटेलाइट सिस्टम है, सैटेलाइट की एक्यूरेसी बहुत प्रिसाइजली होनी चाहिए, मतलब कि अगर आप टाइम को मैच कर रहे हो, जो रिसीवर है और जो ट्रांसमीटर है उनका टाइम जो एकदम प्रिसाइजली मैच्ड होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी एरर हुआ तो बहुत ज़्यादा एरर आ जाता है। तो सोर्स ऑफ एरर के क्या क्या एरर आ सकते हैं, और DGPS की कितनी एक्यूरेसी और कैसे बेटर कर सकते हैं, तो ये चीज़ हम देखेंगे। इंडियन सिनेरियो कि इंडिया अपना जो है नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है उसको कितना डेवलप कर चुका है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन कि GNSS होता क्या है। कि यू ऑल नो दैट द सिंस द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन ह्यूमन्स वंडर्ड on the earth and had found many simple ways to locate themselves on it. For example, the early men of the Stone Age started navigation by leaving stones, marking trees और referencing mountains. तो पहले तो ये सारी चीज़ें होती नहीं थी, कंपास भी नहीं होता था। तो और जब स्टोन एज थी हमारी,
तो उसमें क्या है कि कुछ पत्थर छोड़ जाते थे या कोई निशानी छोड़ देते थे, ट्रीज़ पे मार्किंग कर देते थे, या माउंटेन्स ऊंची ऊंची जो दिखती थी हमें उसका रेफरेंस लेके चलते थे। फिर उसके बाद क्या है, अर्ली मरीनर्स जो समुद्र में जब हमारे पास शिप्स होने लगे तो वो क्या करते थे, अर्ली मरीनर्स यूज़ द एंगुलर मेजरमेंट, मीन्स कंपास एक तरीके से यूज होने लगा था उस वक्त। तो एंगुलर मेजरमेंट यूज करते थे सेलेस्टियल बॉडीज़ को देख करके, जैसे रात के टाइम पे तो मून निकलता था, दिन में सन। तो ये पता है कि ईस्ट टू वेस्ट जो है हमारे पास सन राइज से हमारे पास सनसेट होता है। तो वो जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो मीन्स उसमें मिलती हैं हमारे पास स्पेस में, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, सन हो गया, स्टार्स हो गया। तो उनकी वजह से उनकी पोजीशन को, जैसे हमारे पास एक नॉर्थ पोल होता है तो ये पता है कि वो नॉर्थ में रहेगा हमेशा। सन जो अगर राइज हो रहा है वो ईस्ट से होगा, और सेट हो रहा है, सनसेट हो रहा है तो वो वेस्ट में होगा। तो इन सब को मिला के क्या हमारे पास एंगुलर मेजरमेंट के यूज़ करने लगे थे। लेकिन अब क्या हमारे पास डेवलपमेंट हो चुकी है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो रैपिड एडवांसमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी, नेविगेशन ऑन द अर्थ हैज़ बिकम वेरी ईजी। ये कॉन्स्टलेशन, इनको कि कॉन्स्टलेशन कहते हैं, जो मैं नाम बता रहा था गैलीलियो, ग्लोनास, ये कॉन्स्टलेशन है, मीन्स ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स है हमारे पास। तो एक कॉन्स्टलेशन ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट्स कॉमनली नोन एज ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS हैज़ मेड इट पॉसिबल टू डिटरमाइन 3 डायमेंशनल पोजीशन। 3 डायमेंशनल मतलब कि आपको एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट है वो भी मिलेगा और साथ के साथ जेड भी मिलेगा, मतलब कि आपका एल्टीट्यूड, कितने एल्टीट्यूड पे आपका डिवाइस है वो भी हाइट दे देता है विद रेफरेंस टू द डेटम, जैसे मीन सी लेवल हो गया हमारे में, तो उसके रेफरेंस में वहाँ पर रीडिंग दे देता है। तो 3 डायमेंशनल पोजीशन आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की या रिसीवर की मिल जाती है हमारे पास अर्थ के ऊपर। तो ये क्या एडवांसमेंट है हमारे पास जो आजकल हो चुकी है। और इन द स्पेस द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेशनल GNSS इज GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना है, कुछ बच्चों को पता ही नहीं रहता है, GPS बोलते रहते हैं। अब GPS की कोई फुल फॉर्म पूछ देगा तो पता नहीं रहता है। तो GPS को भी ध्यान रखना है, GPS मतलब कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये क्या है, अमेरिका का था सबसे पहला, और ये सबसे पहला मतलब कि ऑपरेशनल GNSS था। और आजकल तो हर एक के फ़ोन में GPS होता है क्योंकि ये फुल्ली डेवलप्ड है। इसके अंदर अब कितनी सैटेलाइट्स होती हैं, ये क्वेश्चन भी हमारे पास गेट में पूछा गया है। कितने ऑर्बिट में GPS के अंदर कितनी सैटेलाइट्स हमारे पास फंक्शनल होती हैं, कितनी एक्स्ट्रा रहती हैं, और एक टाइम पे कितनी मिनिमम सैटेलाइट चाहिए किसी भी लोकेशन को निकालने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे, ये पूरे चैप्टर में अच्छे से पूरा कवर होगा। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो गेट सिलेबस में है और इस PDF में नहीं है। सो इनिशियली GNSS वाज मेनली यूज्ड फॉर डिफेंस पर्पजेज। अब पहले पता है कि मिलिट्री पर्पज़ के लिए उन्होंने डेवलप किया था, US आर्मी ने किया था, GPS को डेवलप किया था अपनी मिलिट्री पर्पज़ के लिए। अब क्या है हमारे पास, आजकल तो हर एक के फ़ोन में GPS मिलता है, मतलब कि वो सबके लिए, मतलब सिविल के लिए भी यूज़ करने के लिए उसने अलाउ कर दिया। बट एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपको जो एक्यूरेसी मिलेगी मिलिट्री के बराबर नहीं मिलेगी। सिविलियंस के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं और वो ज़बरदस्ती हमारे पास एरर्स डाले जाते हैं, वो चीज़ भी हम पढ़ेंगे। उसके लिए अलग टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वो भी हमारे पास एग्जाम में पूछी जाती है। तो कहने का मतलब है GNSS जो है इनिशियली जो है वो मिलिट्री पर्पज़ के लिए था, डिफेंस पर्पज़ के लिए। बट रिसेंटली इट्स यूजेज हैज़ इंक्रीज एंड नाउ इट इज़ बीइंग widely incorporated by the civilians for different purpose like tracking system, navigation, intelligent transport। जब आप कार चलाते हो या कहीं पे जाना होता है, मैप ऑन करते हो तो वो GPS की हेल्प लेता है। वेदर फोरकास्टिंग करनी है वो भी GPS की सैटेलाइट्स यूज़ कर सकता है। प्रिसाइज पोजिशनिंग एंड इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हमारे पास आजकल GPS यूज होता है। अब नेविगेशन क्या होता है हमारे पास, नेविगेशन का ध्यान रखना। नेविगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ ए क्राफ्ट और व्हीकल और ए पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन ए स्पेसिफाइड फ्रेमवर्क। कहने का मतलब है जब आपको एक से दूसरी जगह जाना होता है तो जो आपको मॉनिटर कर रहा है कि आप पहले यहाँ पर थे, फिर यहाँ पहुँचे, ऐसे करके जाना है आपको। तो ये मॉनिटरिंग करना और कंट्रोल करना आपकी पोजीशन को एक से दूसरी जगह जाने के लिए, उस प्रोसेस को क्या नेविगेशन कहते हैं। और जो सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग होती है इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशंस ऑफ ऑब्जर्विंग साइट्स ऑन लैंड और एट सी, इन द एयर एंड इन द स्पेस बाय मीन्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सैटेलाइट बेस्ड मतलब कि सैटेलाइट का यूज़ करके आपकी पोजीशन निकाल देना कि आप किस पोजीशन पर हो विद रेस्पेक्ट टू किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में बताता है
अगर आप 3D कोऑर्डिनेट्स निकाल लो तो मीन सी लेवल से एलिवेशन मिलेगा, और आपने कोई रेफरेंस मान रखा होगा कि उसके रेफरेंस में आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ये है। तो नेविगेशन याद रखना है कि जो आपका मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट, अगर आप मूवमेंट कर रहे हो तो वो मतलब, और उसको कंट्रोल किया जा रहा है या मॉनिटर किया जा रहा है, उसको हम नेविगेशन कहते हैं। मेन इंपॉर्टेंट मूवमेंट है हमारे पास। अब बेसिक्स क्या है हमारे पास जीएनएसएस का? सिंपल वर्ड में देखा जाए तो जीएनएसएस एक कॉन्स्टलेशन है सैटेलाइट का, डिजाइन टू डिटरमाइन पोजीशन एंड टाइमिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यूजर्स ऑन द अर्थ और इन स्पेस। स्पेस में भी यूज होता है हमारे पास, ऐसा नहीं सिर्फ अर्थ के लिए। स्पेस सिस्टम, स्पेस स्टेशन होता है, उसमें भी हमारे पास जीएनएसएस का यूज होता है। इन 1970 इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड जीएनएसएस एज ए वर्ल्ड वाइड पोजीशन एंड टाइम डिटर्मिनेशन। याद रखना, पोजीशन के साथ साथ ये टाइम भी डिटरमाइन करता है। तो ए वर्ल्ड वाइड पोजीशन एंड टाइम डिटर्मिनेशन सिस्टम दैट इंक्लूड्स वन और मोर सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस, एयरक्राफ्ट रिसीवर्स एंड सिस्टम इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग ऑगमेंटेड एज नेसेसरी टू सपोर्ट द रिक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस फॉर द इंटेंडेड ऑपरेशन। कहने का मतलब है कि देखो, अब एरोप्लेन आजकल चलते हैं, उनमें भी हमारे पास जीपीएस या जीएनएसएस यूज होता है। तो जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो आजकल जीएनएसएस को यूज कर रही है, और उसने बोला है कि हमारे पास प्रिसाइजली पोजीशन और टाइम के डिटर्मिनेशन के लिए यूज की जा सकती है। एक या एक से ज़्यादा सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन जो भी हमारे पास, अभी कॉन्स्टलेशन, नंबर ऑफ कॉन्स्टलेशन मैंने आपको बताया, जैसे चाइना का नहीं बताया, चाइना का बीडो होता है, जापान का हमारे पास क्वासी जेनिथ होता है, QZNSS मैंने पढ़ाया होगा आपको प्रीवियस लेक्चर में, 3rd यूनिट में, जब प्लेटफॉर्म और सेंसर्स का, उसमें आप देख सकते हो। और हमारे पास चाइना का बीडो हो गया, और ग्लोनास, मतलब अलग अलग डिफरेंट हम कॉन्स्टलेशंस का यूज करके जो भी एयरक्राफ्ट के रिसीवर होते हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन सी लोकेशन पर है, कैसे मूव करना है, क्या है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी उसमें एंगल में वेरिएशन हुआ या कोऑर्डिनेट्स में वेरिएशन हुआ तो वो हमारे पास दूसरी जगह पे पहुंच जाएगा। तो आजकल सिविल एविएशन भी इसका यूज़ करती है। एट प्रेजेंट देयर आर मेनली 2 कोर कॉन्स्टलेशन फॉर जीएनएसएस। एक तो अमेरिका है हमारे पास, दूसरा हमारे पास रशिया है। अमेरिका का कौन सा जीपीएस है और रशिया का कौन सा हमारे पास ग्लोनास है। दोनों ग्लोबली कवरेज करती हैं और दोनों हमारे पास फुल्ली डेवलप्ड है। इन एडिशन गैलीलियो यूरोप का है हमारे पास, गगन इंडियन जीपीएस एडेड। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। गगन की फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है हमारे पास। तो ये एक इंडियन सिस्टम है, ये अभी डेवलपमेंट है, मतलब अभी डेवलप नहीं हुआ है, अंडर डेवलपमेंट है। और ये हमारे पास क्या है, कंपास सिस्टम, एक चाइना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आर द इमर्जिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन विच विल इवॉल्व इनटू ग्लोबल कॉन्स्टलेशन इन द कमिंग ईयर्स। जब डेवलप्ड हो जाएंगे तो इनका भी यूज होगा, जैसे जीपीएस का यूज होता है। अब इसमें दो चीज़ें, मतलब जीएनएसएस 1 और जीएनएसएस 2 को डिफरेंशिएट किया गया है। अब इन दोनों का क्या है कि द ऑपरेशनल जीएनएसएस सच एज जीपीएस हो गया और ग्लोनास हो गया, ये हमारे पास डेवलप्ड है, तो इनको एक कैटेगरी में रखा गया जिनको हम जीएनएसएस 1 कहते हैं। और जो अंडर डेवलपिंग है, जैसे गैलीलियो हो गया, चाइना कंपास, चाइना का एक बीडो होता है वो हो गया, क्वासी जेनिथ हो गया, QZNSS। तो ये जो अंडर डेवलपिंग जीएनएसएस हैं उनको हमारे पास जीएनएसएस 2 ग्रुप के अंदर रखा गया है। इंडिया का IRNSS है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। When GPS is used with corrections from ground or space-based augmentation system, then it is called as a differential GPS। तो ये आपको DGPS इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा। जब DGPS का एक मैंने अभी इंडेक्स में बताया था आपको, जब हम DGPS का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर कर लूँगा। बट कहने का मतलब है कि जब आप ग्राउंड पर रीडिंग ले रहे हो, जैसे GPS ने रीडिंग ली वो अलग बात है, बट आप रोवर से, एक रोवर होता है और मेन स्टेशन होता है, अगर आप उससे रीडिंग ले रहे हो और साथ के साथ उसमें करेक्शन अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि जितनी देर तक आप सैटेलाइट के कांटेक्ट में रखते हो उतनी एक्यूरेसी मिलती है। तो एक मेन स्टेशन को आप ज़्यादा देर तक सैटेलाइट के कांटेक्ट में रखते हो तो वो अपना एरर को कैलकुलेट करके और जो करेक्शन बनता है वो साथ के साथ दूसरी रीडिंग जो रोवर से डिफरेंट प्लेस पे आप रीडिंग लेते हो उससे हमारे पास करेक्शन देता रहता है। तो वही है कि अगर आप जीपीएस के अंदर जो करेक्शन है ग्राउंड पे या स्पेस ऑगमेंटेशन सिस्टम पे अगर करेक्शन अप्लाई करते जा रहे हो तो वो हमारे पास DGPS कहलाता है, करेक्शन अप्लाई करने पे।
तो वो डिफरेंशियल जीपीएस हो गया हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, वो हम पूरा एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे डीजीपीएस का। करंटली द कंप्लीट नेविगेशन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इज नॉन जीपीएस because it is the only fully functional GNSS with constellation of 32 satellites and the most of the existing global application are related to it। अब GPS के बारे में भी हम पढ़ेंगे। 24 सैटेलाइट्स होती हैं, उसके अलावा अलग से हमारे पास रिजर्व में रहती हैं, तो वो सब कौन और 6 ऑर्बिट होती हैं, तो एक ऑर्बिट में जनरली 4 सैटेलाइट्स होती हैं। फिर इस हिसाब से हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये हमारे पास बेसिक था GNSS का। अब हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपोनेंट्स बार बार आपको आगे यूज में आएंगे, तो आपको एक बार समझ लेना है कि कौन सा कंपोनेंट्स क्या है। इसके मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, स्पेस सेगमेंट होता है, कंट्रोल, और दूसरा हमारे पास यूजर सेगमेंट होता है। अब स्पेस सेगमेंट का क्या काम है, यूजर का क्या काम है, कंट्रोल का क्या काम है, वो एक बार आपको देख लेना क्योंकि आगे जाके वो बार बार यूज होना है। अब देखिए, GPS, GLONASS और गैलीलियो आर द 3 मेन GNSS सिस्टम्स एंड ऑल दिस टेक्नोलॉजी कंसिस्ट 3 मेन सेगमेंट्स या कंपोनेंट्स। पहला होता है हमारे पास स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट, और तीसरा हमारे पास यूजर सेगमेंट होता है। अब इनका काम क्या होता है, तो स्पेस सेगमेंट इट कंसिस्ट ऑफ GNSS सैटेलाइट लाइक स्पेस व्हीकल्स डेट सेंड रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम स्पेस। तो स्पेस सेगमेंट का मतलब होता है कि जो भी स्पेस व्हीकल्स है, जैसे सैटेलाइट होता है हमारे पास, तो जो भी सिग्नल हम क्या है उनको जो कंट्रोल करते हैं, मान लीजिए किसी वेरिएशन की वजह से सैटेलाइट अपने ऑर्बिट से भटक रहा है, तो उसको हम सिग्नल भेजेंगे, रेडियो सिग्नल भेजेंगे, और वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे हो जाएगी। डेली मॉनिटरिंग करते हैं हम, कहाँ से मॉनिटर करते हैं, स्पेस सेगमेंट से मॉनिटर करते हैं। तो जो भी व्हीकल होता है, जैसे हमारे पास सैटेलाइट होती है, उनको मॉनिटर किया जाता है स्पेस सेगमेंट से। एक ही होता है अलग अलग कंट्री का, मतलब कि एक कंट्री का एक ही रहेगा, एक ही प्लेस पे। और फिर दूसरा जो होता है वो है हमारे पास कंट्रोल सेगमेंट। फिर आता है हमारे पास कंट्रोल सेगमेंट। तो जैसे ऊपर मैंने बताया था स्पेस सेगमेंट जो है हमारे पास स्पेस से रिलेटेड, जो हमारे पास जैसे व्हीकल्स होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, तो वो एक सेगमेंट हो गया। लेकिन वो जो सैटेलाइट्स जो हैं वो उनके पास जो है हमारे पास सिग्नल्स भेजे जाते हैं, जो भी, या फिर सैटेलाइट जो है नीचे सिग्नल भेजती है, तो वो हमारे पास कहाँ से मॉनिटर या कंट्रोल होती हैं, वो हमारे पास कंट्रोल सेगमेंट्स होती हैं। तो जो स्पेस सेगमेंट था फर्स्ट पॉइंट, वो हमारे पास स्पेस के अंदर जो व्हीकल्स हैं, जो भी हमारे पास सिग्नल्स जो है हमारे पास अर्थ पे भेजे जाते हैं स्पेस से, वो जो सेगमेंट है वो हमारे पास स्पेस सेगमेंट कहलाता है। और नीचे जो भी मैंने आपको पहले बताया था स्पेस सेगमेंट के अंदर कि सैटेलाइट्स को कंट्रोल किया जाता है, वो नीचे अर्थ से किया जाता है, और वो मास्टर कंट्रोल या मॉनिटर नेटवर्क रहता है, उसको हम कंट्रोल सेगमेंट कहते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है थर्ड यूजर सेगमेंट। नाम से पता चल रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ द GNSS रिसीवर्स और यूजर कम्युनिटी। तो जो भी हमारे पास पोजीशन को लेने के लिए जो एक डिवाइस होता है, रिसीवर होता है, वो जो हमारे पास यूजर सेगमेंट के अंदर आता है, जो हम यूज कर रहे हैं। तो GNSS रिसीवर्स convert space vehicle signal into position, velocity and time estimates which are used by GNSS user for navigation, positioning, time dissemination and other research। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर में 23 गेट एग्ज़ाम में, तो आपके पास पूछा गया था कि GPS क्या क्या काम कर सकता है। तो नेविगेशन, पोजिशनिंग, नेविगेशन पर्पज़ के लिए, पोजिशनिंग के लिए, टाइम को आप मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं, और बाकी चीज़ों के लिए। और ये हमारे पास क्या है, पोजीशन देता है, वेलोसिटी और टाइम एस्टिमेट देता है। ये चीज़ें भी हम बार बार पढ़ेंगे जिससे कि आपको याद हो जाए, और डीप में हम समझेंगे। बट अभी क्या बेसिक चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन है GNSS का, तो ये चीज़ें आपको आगे जाके यूज होंगी, इसलिए आपको अभी चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो सिंपल है, ये मान लीजिए एक सैटेलाइट है, और ये हमारे पास एक रिसीवर है, रिसीवर आपने यूज़ किया, और यहाँ पे हमारे पास एक डिश टाइप होती है जो कंट्रोल सेगमेंट रखती है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास इनको कंट्रोल करता है। ये हमारे पास जो है स्पेस के अंदर होती हैं सैटेलाइट्स, तो ये स्पेस सेगमेंट हो गया, ये कंट्रोल करता है, ये डेली मॉनिटर करता है सैटेलाइट्स को, तो वो हमारे पास कंट्रोल सेगमेंट हो गया। ये स्पेस सेगमेंट हो गया, कंट्रोल सेगमेंट हो गया। अभी हमारे पास रिसीवर है, क्योंकि ये जो रिसीवर है वो
उनको जो सिग्नल्स आते हैं उनको कन्वर्ट करता है हमारे पास, जो भी हमारे पास मीन्स उसमें क्या है, डेटा के फॉर्म में आता है, कोडिंग के फॉर्म में आता है, और वो चीज़ अभी हम आगे देख लेंगे। तो रिसीवर्स क्या है हमारे पास, उस को रिसीव करता है और हमारे पास पोजीशन मतलब कि अपनी लोकेशन बताता है। तो ये कंट्रोल सेगमेंट, स्पेस सेगमेंट और यही हमारे पास यूज़र सेगमेंट कहलाता है। तो ये 3 चीज़ें हैं आपको जो बार बार मैं रिमोट सेंसिंग के बेसिस पे ये जीएनएसएस क्या सिग्नल के थ्रू जो कोडिंग होती है उसको डिकोड करके अपनी बार बार कैलकुलेशन से उसको पोजीशन देता रहता है। अब जितनी ज़्यादा देर तक हम सैटेलाइट के कांटेक्ट में रखते हैं उतनी एक्यूरेसी हमारे पास होती जाती है। तो ये चीज़ें अभी हम देखेंगे कि कैसे प्रोसेस होता है, क्या उसका प्रिंसिपल है, वो सब हम देखेंगे। बट आपको 3 चीज़ें याद, जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास 3 इसके सेगमेंट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक तो स्पेस होता है, दूसरा हमारे पास कंट्रोल सेगमेंट होता है और तीसरा हमारे पास यूज़र सेगमेंट होता है। तो ये चीज़ें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। द करंट जनरेशन ऑफ नेविगेशन सिस्टम such as GPS and GLONASS and those under development like Galileo determine the user terminal position through the time of arrival and mode of ranging। मतलब कि एक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन मतलब 11th में तो बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, कि वेलोसिटी जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो जब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे। अब ये इसमें वेलोसिटी किस चीज़ की है और टाइम किस चीज़ का है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल है जो जीपीएस का सिंपल सा प्रिंसिपल होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बट इसमें क्या है, उसी को जैसे टाइम ऑफ अराइवल बोल दिया, मोड ऑफ रेंजिंग बोल दिया। रेंज मतलब डिस्टेंस, तो वो चीज़ अभी देखेंगे। इन जनरल दिस काइंड ऑफ रेंजिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल एम्प्लॉयड बाई ए सिग्नल ट्रांसमिटेड बाई एन एमिटर दैट इज एग्जाम्पल जैसे सैटेलाइट हो गया, रेडियो सिग्नल हो गया, एट ए नोन लोकेशन टू अराइव द यूजर रिसीव। तो इसका बेसिक सा प्रिंसिपल होता है, जैसे अभी हमने देखा था कि एक सैटेलाइट होती है, एक सैटेलाइट नहीं, सैटेलाइट तो काफ़ी सारी होती हैं, और यहाँ पर मान लीजिए रिसीवर है। तो यहाँ से जो रेडियो सिग्नल्स आते हैं हमारे पास, उनका क्योंकि सैटेलाइट की हमें पोजीशन पता रहता है कि हमारे पास जो सैटेलाइट की पोजीशन है वो कहाँ पर है, उसके कोऑर्डिनेट्स पता रहते हैं। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है कि अपनी जो लोकेशन है रिसीवर वो कैसे निकालता है, उसको हम आगे कैलकुलेशन देखेंगे। बट अभी समझने वाली बात यह है कि सिंपल सा फॉर्मूला लगता है क्योंकि इसकी पोजीशन हमें पता है, वो छोड़ दीजिए आप। बट कहने का मतलब है कि यहाँ से रेडियो सिग्नल्स आते हैं और वो किसके वेलोसिटी से मूव करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, और इनटू का कितना टाइम लग रहा है इसको यहाँ पे पहुँचने में, वो हमारे पास इसका टाइम डिफरेंस सैटेलाइट का और रिसीवर के टाइम डिफरेंस से निकाल लेते हैं। तो इतना टाइम लग रहा है, टाइम ट्रेवल ऑफ द सैटेलाइट सिग्नल। तो ये दोनों क्या हमारे पास डिस्टेंस दे देती है। अब हमारे पास इसके मान लीजिए अननोन कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और इसके नोन कोऑर्डिनेट्स हैं x y z। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पता ही है आपको, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस का स्क्वायर अंडर रूट कर देते हैं ऐड करके। तो ये सारा एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। ऐसे ही बार बार डिस्टेंस कैलकुलेशन करता रहता है जितने सैटेलाइट्स के कांटेक्ट में रहता है। लेकिन हमारे पास क्या 4 अननोन रहते हैं, तो 4 अननोन रहने के लिए हमारे पास मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आगे जाके मतलब कि पढ़ेंगे सारी चीज़ें। बट अभी यहाँ पे जो समझने वाली बात यह है कि डिस्टेंस जो होता है सैटेलाइट और इसके बीच का जो कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि ऐसे 4 बार कैलकुलेट करेंगे तो 4 अननोन 4 इक्वेशन बन जाती हैं, और उस हिसाब से हमारे पास इसका जो एक्स वाई जेड है वो हमारे पास, और एक टाइम होता है डेल्टा टी कह लीजिए या टी कह लीजिए, वो भी कैलकुलेट होता है। तो ये 4 अननोन कैलकुलेट हो जाते हैं हमारे पास, रिसीवर की लोकेशन पता चल जाती है। बट फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, डिस्टेंस वाला, और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो रेडियो सिग्नल, और इनटू का टाइम ट्रेवल मतलब सैटेलाइट से रिसीवर तक आने के लिए कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करते हैं टाइम रेफरेंस से। अब इसका जो टाइम बहुत प्रिसाइज होता है, जैसे रेडियम सीजीएम की जो क्लॉक्स होती हैं वो यूज़ होती हैं हमारे पास। तो ये सब चीज़ें भी आपको याद रखनी है। Here you will read about a simple formula that gives distance of the receiver from each satellite. In fact, time is most important parameter required to know the distance between the satellite and the receiver. तो हमारे पास टाइम भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, वो भी हम कैलकुलेट करते हैं।
The distance from a known position of a satellite to receiver end is equal to velocity of transmitted signal multiplied by the time travel of radio waves transmitted from the satellite to reach the receiver. तो कितना टाइम लगा सैटेलाइट से रिसीवर पहुंचने में और उसकी इनटू का मतलब के स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट से जो ट्रेवल करती है रेडियो वेव्स, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू का ट्रेवल टाइम बाय द सैटेलाइट सिग्नल। ये हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, मतलब कि डिफरेंट सैटेलाइट से डिस्टेंस कैलकुलेशन होती है हमारे पास और फिर उस बेसिस पे हमारे पास उसकी लोकेशन पता करते हैं। वो जो लोकेशन का फॉर्मूला है वो हम आगे देखेंगे। लेट अस डिस्कस विद ए कॉमन एग्जांपल ऑफ थंडरस्टॉर्म। If you work out the phenomenon of the thunderstorm such as how far you are from a bolt of lightning, you would make the following calculation. This distance can be established quite easily. Distance is the time of the lightning flash perceived, start time until the thunder is heard, stop time। मतलब कि थंडरिंग जब से चालू हुई, जो लाइटनिंग होती है हमारे पास बादलों में देखोगे बारिश के टाइम पर, तो जो लाइटनिंग होती है वो स्टार्टिंग टाइम से लेके स्टॉप टाइम मतलब कितनी देर तक हुई उस टाइम डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे उसके साउंड की स्पीड से, जो कि जनरली 330 मीटर पर सेकंड होती है। तो वेलोसिटी इनटू का डेल्टा टी जितने टाइम के लिए वो हमें दिखाई दिया या फिर सुनाई दिया, मतलब कि फ्लैश से लेके जो हमारे पास लास्ट सुनाई देता है उसके टाइम तक का जो डिफरेंस रहता है उसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं साउंड की स्पीड से तो वो हमारे पास डिस्टेंस दे देता है कि हम कितनी दूर पर हैं उस लाइटनिंग से। तो सिंपल सा फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। द डिफरेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड द स्टॉप टाइम इज रेफर्ड एज द सिग्नल ट्रेवल टाइम। तो सिंपल है कि कितनी देर तक उसने ट्रेवल किया सिग्नल ने या फिर लाइटनिंग ने। इन दिस केस सिग्नल इज द साउंड वेव ट्रेवलिंग थ्रू द ईयर। अब उसमें हमारे पास क्या रेडियो सिग्नल था जो वेलोसिटी ऑफ लाइट के से मूव करता है। अब ये हमारे पास क्या जो साउंड है, तो ये जो मूव करेगा वो स्पीड ऑफ साउंड होता है जो डिफरेंट होता है, 330 मीटर पर सेकेंड जनरली लेते हैं। तो वही है डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास ट्रेवल टाइम इनटू स्पीड ऑफ साउंड होता है। तो एक एग्जांपल है, बट आपको सिंपल सा एक फार्मूला जो प्रिंसिपल है वो तो अब आपको पता चल ही गया है कि सैटेलाइट से डिस्टेंस कैलकुलेशन करते हैं अपनी पोजीशन की या रिसीवर की। नाउ यू कैन सी दैट द जीपीएस वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल कॉल्ड टाइम ऑफ अराइवल, समटाइम्स नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जो टाइम डिफरेंस था हमारे पास वहाँ से सिग्नल छूटने के बाद और जो रिसीवर ने कैरी किया कितना टाइम डिफरेंस था या कितना टाइम लगा उस सिग्नल को रिसीवर तक आने के लिए, उसको टाइम ऑफ अराइवल कहते हैं और कभी कभी उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। टाइम ऑफ अराइवल इज़ द टाइम ट्रेवल ऑफ ए रेडियो सिग्नल फ्रॉम ए सिंगल ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या सैटेलाइट है, सैटेलाइट के ऊपर ही रहता है ट्रांसमीटर जहाँ से रेडियो सिग्नल बाहर निकलता है। तो सिंगल ट्रांसमीटर टू ए रिमोट सिग्नल रिसीवर। तो सिंपल है कितना टाइम लगा उसको टाइम ऑफ अराइवल कहते हैं। टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द सिग्नल मेजर्ड बाय द यूजर रिसीवर इज गिवन बिलो। तो टाइम ऑफ अराइवल कैसे निकालते हैं, टाइम इंस्टेंट ऑफ अराइवल माइनस टाइम इंस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो यहाँ से कब वो रेडियो सिग्नल छूटा और रिसीवर पे वो कब पहुँचा, तो इन दोनों का टाइम डिफरेंस क्या है हमारे पास, टाइम ऑफ अराइवल कहलाता है। फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट से। यू हैव रेड अबाउट थंडरस्टॉर्म वेयर स्पीड ऑफ साउंड इज कंसिडर्ड, बट इन केस ऑफ सैटेलाइट नेविगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स आर यूज विच प्रोपेगेट एट द स्पीड ऑफ लाइट। वहाँ पे तो हमारे पास स्पीड साउंड यूज किया था थंडरस्टॉर्म के केस में, बट ये क्या हमारे पास रेडियो सिग्नल्स होते हैं या फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स कह लीजिए। तो वो किससे मूव किस वेलोसिटी से मूव करती हैं, वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। 3 इंटू 10 की पावर 8 है ये, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है हमारे पास। इफ़ द यूजर रिसीवर knows the speed of signal, then he or she is able to determine the distance from the emitter simply by multiplying the time of arrival with signal speed value। तो सिंपल फार्मूला वही है कि डिस्टेंस पता कर सकते हैं हम स्पीड इंटू टाइम से by considering the relationship between the speed of light in vacuum and carrier frequency of a signal. The time represents a measure for the distance between transmitter and रिसीवर। तो ये जैसे थंडरस्टॉर्म का हमने लिया था कि लाइटनिंग सबसे पहले दिखती है, आवाज़ थोड़ा देर में सुनाई देती है क्योंकि दिखने वाली जो स्पीड ऑफ लाइट होती है और जो पहुंचती है हमारे कान तक वो स्पीड ऑफ साउंड से पहुंचती है। तो दिखती पहले हमारे पास, आवाज़ बाद में सुनाई देती है।
तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम से हमारे पास दिखना शुरू होती है वो स्टार्ट टाइम होता है, और जिस पॉइंट पे हमारे पास सुनाई देती है वो हमारे पास स्टॉप टाइम रहता है। तो इस दोनों के डिफरेंस से हमारे पास, और फिर स्पीड ऑफ साउंड से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस हमारे पास पता चल जाता है कितनी दूर है हमारे पास लाइटनिंग हो रही है। तो सिंपल फार्मूला है हमारे पास जो यूज़ होता है इसके अंदर। You can obtain geometric distance between the satellite and receiver by calculating the true time of arrival. This implies that the receiver has a precise knowledge of the time instant of the arrival and time instant of ट्रांसमिशन ऑफ द सैटेलाइट सिग्नल। तो मैं कह रहा था ना कि रिसीवर जो है हमारे पास वो टाइम कैलकुलेट करता है कि कितने टाइम पे वो ट्रांसमिट हुई और कितने टाइम पे उसने रिसीव किया। तो इसकी एक प्रिसाइज नॉलेज रहती है रिसीवर के अंदर, डिवाइस के अंदर क्लॉक मान लीजिए, या वो एक रहता है सेंसर जो टाइम डिफरेंस को कैलकुलेट करता है, उसी के बेसिस पे वहाँ पर रिजल्ट देता है। द टाइम इंस्टेंट ऑफ अराइवल कैन बी अचीव्ड थ्रू डायरेक्ट रीडिंग ऑफ द रिसीवर क्लॉक। तो जो रिसीवर क्लॉक पे जो टाइम है, जिस टाइम पे वो सिग्नल आया वो पता चल जाएगा। वेयर एज टाइम इंस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन इज एम्बेडेड इन द सिग्नल। तो जो सिग्नल कोडिंग के फॉर्म में आता है, मैं कह रहा था ना आपको कोडिंग के फॉर्म में हमारे पास सिग्नल हुआ है, रिसीवर रिसीव करता है, उसी कोडिंग के अंदर हमारे पास सैटेलाइट की पोजीशन भी आती है और साथ के साथ वो कितने टाइम पर रिलीज हुआ उसको वो उसी सिग्नल के अंदर आता है हमारे पास। तो जो टाइम ऑफ ट्रांसमिशन होता है, कितनी देर पहले निकला वो सिग्नल, तो वो सब उस सिग्नल के साथ आता है हमारे पास, विच शेड्यूल्ड नेविगेशनल सिग्नल। तो जो सिग्नल आता है हमारे पास सैटेलाइट से, रिसीवर जिसको डिटेक्ट करता है और उसी के बेसिस पे मतलब उसमें टाइम ऑफ ट्रांसमिशन आ गया, और जो रिसीवर रिसीव कर रहा है वो टाइम ऑफ अराइवल हो गया। तो टाइम ऑफ रिसीवर, उन दोनों का डिफरेंस करके हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। तो ये सब रिसीवर खुद ही कैलकुलेट करता रहता है और उसको डिकोड भी करता है जो भी सिग्नल आता है हमारे पास। टू अचीव अ ट्रू डिफरेंस बिटवीन दीज टाइम इंस्टेंस डिस्कस्ड अबव, द सैटेलाइट एंड रिसीवर क्लॉक्स हैव टू बी सिंक्रोनाइज एट द सेम टाइम स्केल। तो सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। सैटेलाइट का जो क्लॉक है और हमारे पास रिसीवर का जो क्लॉक है, वो दोनों क्या है हमारे पास सिंक्रोनाइज होनी चाहिए सेम टाइम, मतलब बहुत मतलब वेरी करना ही नहीं चाहिए, बहुत एक्यूरेटली प्रिसाइजली वो सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। वंस द यूजर रिसीव सच हैज ए सफिशिएंट नंबर ऑफ डिस्टेंस वैल्यूज फ्रॉम मल्टीपल सैटेलाइट्स विद नोन लोकेशंस, इट कैन बी स्पेसिफाई इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू थियोरेटिकल कंसिडरेशन। तो जब हम क्या है डिफरेंट सैटेलाइट, एक यहाँ सैटेलाइट्स है और यहाँ पे सैटेलाइट्स है, ऐसे मतलब मिनिमम तो 4 सैटेलाइट चाहिए, लेकिन 4 से ज़्यादा हो सकती हैं। तो डिफरेंट सैटेलाइट से हमारे पास सैटेलाइट्स की पोजीशन पता रहती है हमारे पास, और फिर हमारे पास जो रिसीवर है वो सिग्नल को मतलब कि कैरी करता है और डिस्टेंस कैलकुलेट करता रहता है डिफरेंट सैटेलाइट से, और उसके बेसिस पे हमारे पास वो अपनी पोजीशन कैलकुलेट करता है। तो ये फार्मूला भी हम आगे देखेंगे। इन सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन ट्रांसमीटर्स आर नॉट हैविंग फिक्स्ड पॉइंट्स as in the case of terrestrial. We have discussed that the receiver is able to determine satellite position for each distance measurement. तो क्या सैटेलाइट भी मूव करती रहती है, तो सैटेलाइट की पोजीशन फिक्स नहीं है, बट वो क्या हमारे पास कोडिंग के अंदर आती है। तो कहने का मतलब है कि सैटेलाइट की पोजीशन फिक्स नहीं है, बट हमारे पास नोन लोकेशन रहती है, हमारे पास जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं उसकी पोजीशन पता रहती है, और उसी के बेसिस पे वो हमारे पास डिस्टेंस मेजरमेंट करता रहता है रिसीवर। फॉर दिस पर्पज ईच नेविगेशनल सिग्नल मॉड्यूलेट्स ए मैसेज डैट इंक्लूड सैटेलाइट ऑर्बिटल पैरामीटर। तो सैटेलाइट ऑर्बिटल पैरामीटर जो सिग्नल आता है हमारे पास या मैसेज आता है, उसी के अंदर हमारे पास सैटेलाइट के ऑर्बिटल पैरामीटर की इन्फॉर्मेशन रहती है। सैटेलाइट ऑर्बिटल पैरामीटर मतलब कि जनरली उसको हम सैटेलाइट का एफएमआरएस डेटा कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड के बेसिस पे हमारे पास मतलब कि आपसे सैटेलाइट एफएमआरएस क्या होता है, सैटेलाइट एफएमआरएस डेटा क्या है, वो चीज़ आपसे पूछी जा सकती है 1 मार्क्स में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सैटेलाइट एफएमआरएस डेटा भी सेम है, जो सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल है या उसकी पोजीशन है, लोकेशन है, वो सब उसका जो डेटा होता है उसी को सैटेलाइट एफएमआरएस डेटा कहते हैं। दिस इनेबल द रिसीवर टू प्रोपगेट सैटेलाइट ऑर्बिट एंड देन टू इवेलुएट ट्रांसमीटर पोजीशन एट ईच टाइम इंस्टेंट। ऑर्बिटल पैरामीटर्स आर अपडेटेड बाय द मास्टर कंट्रोल सिस्टम। तो मैं बोला था आपको स्टार्टिंग में जब मैं सेगमेंट बताया था कि जो ऑर्बिटल पैरामीटर में अगर कुछ भी चेंज होता है तो उसको या चेंज करना होता है तो वो मास्टर कंट्रोल स्टेशन से मॉनिटर किया जाता है और उसी से सिग्नल भेजा जाता है। एंड ट्रांसमिटेड टू द सैटेलाइट वंस और ट्वाइस अ डे। तो बार बार मॉनिटर किया जाता है, 1 या 2 बार दिन में जनरली सारी सैटेलाइट्स को मॉनिटर किया जाता है और उनको ट्रांसमिट किया जाता है कि भाई तू जो भी सैटेलाइट्स होती है अपनी पोजीशन पर चला जा।
तो सैटेलाइट एफएमआरएस डेटा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सैटेलाइट एफएमआरएस डेटा के अंदर क्या क्या होता है, ऑर्बिटल इन्फॉर्मेशन होती है एंड अलाउज द रिसीवर टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सैटेलाइट। तो मतलब पोजीशन फिक्स नहीं होती है बट सैटेलाइट की पोजीशन नोन हो जाती है, हमारे पास पता रहती है कि इसकी क्या पोजीशन है। तो वो सब ऑर्बिटल इन्फॉर्मेशन से होता है जो कि सिग्नल के अंदर आता है और रिसीवर उसको डिकोड करके कैलकुलेट करता है। तो सैटेलाइट एफएमआरएस डेटा कहते हैं इसको। तो अब ये जो हमारे पास है नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ जीएनएसएस है, और जीएनएसएस के एग्जांपल्स हमने देखे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ग्लोनास हो गया, जीपीएस हो गया, गैलीलियो हो गया, वो सब भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अब हम थोड़ा फास्टली पढ़ेंगे जिससे कि हमारे पास जितना भी सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाए और रिवीजन का टाइम भी मिले हमारे पास, क्योंकि हमें मॉक टेस्ट भी करने हैं अभी और बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो इस बार अब थोड़ा फास्टली पढ़ेंगे और जल्दी से अपना गेट सिलेबस जो है वो पूरा कवर करेंगे। सेक्शन 1, सेक्शन 2, जो भी पार्ट 1 है, पार्ट बी है, वो सारा का सारा कवर करेंगे। तो आप टेंशन फ्री रहना, और आप मेरे साथ जो भी मैं लेक्चर लेता हूँ उसका जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, और जो भी क्वेरी है आपकी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप बता दीजिए तो वो सॉल्व की जाएगी। आपको मैंने अपनी जीमेल आईडी भी दे दीजिए, तो आप वहाँ पर भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, harugeometrics@gmail.com। तो जो भी आपको डाउट होगा प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए और सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, और जो भी गेट का सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कवर किया जाएगा, और जितनी भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो सारी की सारी अभी आपको इस महीने या नेक्स्ट मंथ तक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपको अगर पसंद आया वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।